नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। अपूर्वा ने सेब का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला ही था कि ताई जी की व्यंग्यात्मक हंसी उसके कानों में गूंजी। ऐसे कब तक बेटी को घर बिठाकर दुलार करते रहोगे? लड़के वालों को नाराज करके आखिर हासिल क्या होना है? जिस घर के वंश को यह जन्म देने वाली है वही लोग मुंह मोड़े बैठे। अब बच्चा क्या मायके में पैदा करोगी? अंत में लोग यही कहेंगे कि माँ बाप की सह पर बेटी ठीठ बनी रही। यह सब अपूर्वा की ताई उसके पापा से कह रही थी। अपूर्वा के हाथ से सेब का टुकड़ा छूटकर नीचे गिर गया और वह धम से कुर्सी पर बैठ गई। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अपूर्वा के पापा ऑफिस से घर आते ही हैं तो अपनी लाडली बेटी को एक सेब काट कर अपने हाथों से खिलाते हैं और वह खुशी खुशी खा लेती है। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए माँ और बाबूजी का पूरा ध्यान उस पर ही लगा रहता है। आज ताई जी की बातें सुनकर अपूर्वा के दिल में हुक सी उठी। वैसे तो ताई जी के बड़बोलेपन से सभी वाकिफ, पर आज वह कुछ गलत नहीं कह रही थी। ससुराल वालों के साथ साथ विपिन भी उससे मुंह फुलाए बैठा है, एक फ़ोन कॉल तक नहीं करता। अपूर्वा दिन भर फ़ोन पर नज़रें गड़ाए रहती है कि कब विपिन का कोई कॉल या मैसेज आए। ऐसे ही महीने बीत गए। अपूर्वा सबकी नज़रों से बचते बचते एक कमरे में बिस्तर पर हताश उदास लाचार पड़ी रहती। पति की राह देखते देखते उसकी आंखें पथरा गई। 2 वर्ष पहले बड़े अरमान से शादी करके श्रीवास्तव निवास की बड़ी बहू बनकर अपूर्वा ने ससुराल में कदम रखा था। मायके की लाडली दुलारी बेटी को आभास हो गया था कि ससुराल वालों को खुश रखना बहुत टेढ़ी खीर है। विपिन की नौकरी दूसरे शहर में थी। अपूर्वा संयुक्त परिवार में सास ससुर देवर ननद के साथ ही रहती थी। विपिन को अपने माता पिता और भाई बहन से बहुत लगाव है। जब वह वीकेंड पर घर आता तो पूरे परिवार की खुशियों पर उसका ध्यान लगा रहता। किसे खुश रखना है यह वह बहुत अच्छे से समझता था और अपूर्वा को भी उसने पहली रात को ही समझा दिया था कि मेरा परिवार खुश है मतलब मैं खुश हूँ। अपूर्वा भी भली भांति जान चुकी थी कि संयुक्त परिवार में सुख शांति बनी रहेगी तो उसका दाम्पत्य जीवन भी सुरक्षित रहेगा। उसने सभी उम्मीदों पर खरी उतरने की जी जान से कोशिश की। अब उसके अंदर एक जान पलने लगी थी। सुनकर घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। शुरुआती दिनों में जी मचलना वोमिटिंग होना सामान्य बात है, जिससे अपूर्वा की सेहत गिरने लगी और वह बीमार रहने लगी। एक दिन अपूर्वा के पिताजी उससे मिलने आए तो उसने मायके जाने की इच्छा जाहिर की। पिताजी ने इस बारे में सास ससुर से आज्ञा ली तो उन्होंने इसकी आज्ञा दे दी, लेकिन जल्दी वापस आने की शर्त भी रख दी। अपूर्वा अपने पापा के साथ मायके चली आई। घर का कोना कोना खुशियों से महक रहा था। मायके में आकर रोम रोम पुलकित हो उठा। माँ ने बेटी को गले से लगाकर खूब लाड प्यार किया। उसकी जो इच्छा होती उसे तुरंत बनाकर खिलाती। सबके साथ समय पंख लगाकर उड़ गया। वह दिन नज़दीक आ गया जब अपूर्वा को ससुराल वापस लौटना था। अचानक ही उसकी सेहत ज़्यादा खराब हो गई। निश्चित तिथि पर विपिन उसे लेने पहुंच गया, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते माँ बाबूजी ने उसे मायके में ही रोक लिया और कहा कि दामाद जी, जैसे ही अपूर्वा स्वस्थ होगी हम आपको खबर कर देंगे, आप आकर ले जाना। उस समय विपिन खाली हाथ वापस लौट गया। यह बात सास ससुर को नागवार गुजरी। बहू बीमार है तो क्या हम उसके दुश्मन हैं? हम भी तो अपनी बहू का ध्यान रख सकते हैं। उसकी कोख में पल रही नन्ही सी जान हमारा वंश है। क्या हमें अपनी बहू और अपने आने वाले शिशु की चिंता नहीं है? बहू को ससुराल में क्या कमी है? अपूर्वा की सास ने कहा। माना कि मैं सास हूँ, अपूर्वा की माँ नहीं, लेकिन मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। अपूर्वा को अपनी बेटी जैसी मानती हूँ। यह समधी जी ने ठीक नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सास ससुर नाराज हो गए। विपिन भी अपूर्वा से नाखुश था। समय के साथ नाराजगी बढ़ती गई। अपूर्वा की सेहत ठीक हुई तो उसके पापा ने विपिन को फ़ोन पर इसकी जानकारी दी, लेकिन विपिन अपूर्वा को लेने नहीं आया। छोटी सी बात ने तूल पकड़ ली। अपूर्वा की माँ का स्वभाव भी कम गर्म नहीं था। उन्होंने फ़ोन पर अपूर्वा की सास को खरी खोटी भी सुना दी। परिणाम यह हुआ कि दोनों परिवारों के बीच नाराजगी की ऊंची दीवार खड़ी हो गई। यह दीवार अहम की भी थी। विपिन के घर वाले चाहते थे कि पिताजी उनसे माफ़ी मांगे और स्वयं अपूर्वा को छोड़कर जाएं।
दूसरी तरफ मायके वाले चाहते थे कि गलती ससुराल वालों की, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और वह स्वयं आकर अपूर्वा को लेकर जाए। इस बीच अप्रत्याशित घटना यह भी घटी कि अपूर्वा की मां की शुभचिंतक सहेलियों ने उनके कान भरते हुए कहा कि यही सही समय है, दामाद जी को बेटी का गुलाम बना सकती हो। अपूर्वा गर्भवती है, तुम बेटी को ससुराल भेजने से पहले एक शर्त रखो कि वह ससुराल तभी जाएगी जब विपिन उसे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा, जहां पर वह नौकरी करता है। देखना बच्चे के मुंह में आकर वह यह शर्त जरूर मान लेगा। माँ ने बिना सोचे समझे यह शर्त अपूर्वा के सास ससुर के सामने रख दी। बात सुलझने की बजाय और बिगड़ गई। विपिन जो पहले कभी कभार अपूर्वा की हालत की खबर ले लेता था, अब तो उसने फ़ोन मैसेज करना भी बंद कर दिया था। अपूर्वा को मायके में रहते 6 महीने बीत चुके थे। जल्दी ही वह श्रीवास्तव खानदान के वारिस को जन्म देने वाली, लेकिन पति का साथ नहीं, यह सोचकर उसकी रूह कांप जाती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सेब का टुकड़ा नीचे पड़ा था। माँ ने आकर पूछा, तुमने सेब नीचे क्यों फेंक दिया, क्या हुआ? अपूर्वा रोते हुए बोली, माँ मुझे ससुराल जाना है। अचानक ससुराल जाने की बात क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हें सेब ना खाने का कारण पूछा है। उन्हें तो फिजूल में बोलने की आदत है। बेटी तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, जिसके मुंह में जो आता है बोलकर चला जाता है। परंतु अपूर्वा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह एक ही रट लगाए हुए थे कि मुझे ससुराल जाना है। बेटी की ऐसी हालत देखकर पिताजी ने अपूर्वा के सास ससुर के पास फ़ोन किया। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें अपनी गलतियों का एहसास है, आपसे क्षमा चाहते हैं। कृपा आकर हमारी बिटिया यानी आपकी बहू को ले जाइए। पिताजी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने बीमारी में अपनी बेटी को कुछ अधिक दिन अपने पास रोक लिया। माँ की गलती यह थी कि वह गर्भवती बेटी की आड़ में उसका भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी। जवाब में ससुर जी ने कहा, अभी हम लोग गांव आए हुए हैं, 2 दिन बाद हम लखनऊ लौटेंगे। अपनी बेटी को स्टेशन पर पहुंचा दीजिएगा, हम वहीं से उसे साथ ले लेंगे। ससुर जी का जवाब पाकर पिताजी बहुत खुश थे। घर में अपूर्वा के जाने की तैयारी शुरू हो गई। धीरे धीरे वह अपना सामान समेट रही थी। मायका छूट रहा था। इस बार ससुराल जाने की इच्छा ज़्यादा तीव्र थी। ताई जी की व्यंग्यात्मक हंसी अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। आस पड़ोस वालों की घूरती निगाहें बेचैन कर रही थी। इसीलिए कहते हैं, ससुराल की रूखी रोटी भाए, मायके का हलवा ना सुहाए। 2 दिन बाद माँ बाबूजी अपूर्वा को लेकर लखनऊ स्टेशन पर पहुँचे। थोड़ी देर बाद ट्रेन आकर रुकी। पिताजी ने ससुर जी के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। माँ ने सुमा का सत्कार किया। अपूर्वा ने सास ससुर के पैर छुए। फिर माँ ने खाने का डिब्बा सास के हाथों में थमाते हुए कहा, मैंने बहुत मन से खाना बनाया है, आप सब जरूर खाना। सासुमा बोली, अरे इसकी क्या जरूरत थी? कुली ने अपूर्वा का सामान ट्रेन में रख दिया। तभी ट्रेन ने चलने का सिग्नल दे दिया। माँ बाबूजी की आंखों में आंसू झलक आए। ना समझ है मेरी बच्ची, इससे कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिएगा। यह कहते हुए माँ बाबूजी ने सास ससुर के सामने हाथ जोड़कर विदा ली। माँ पिताजी के नीचे उतरते ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। वह नम आंखों से अपने माँ पिताजी को जाते देख रही थी। मायका छूट रहा था, मन रो रहा था। चेहरे पर झूठी हंसी लाकर अपने माँ बाबूजी को हाथ हिलाकर विदा कर रही थी। हृदय में असंख्य पीड़ा थी और एक दृढ़ संकल्प था। ताई जी की व्यंग्यात्मक हंसी मेरे मन को लगातार कचोट रही थी। सच्चाई यही है, शादी के बाद अनगिनत लड़कियों को मायके में ज़्यादा दिन तक रह जाने के कारण घर और बाहर दोनों जगह लोगों की घूरती नज़रों का सामना करना पड़ता है, जिनकी गलती सिर्फ इतनी होती है कि वह ससुराल की सीमा रेखा को लांघकर अपनी जन्मस्थली से कुछ ज़्यादा मोड़ रख लेती। ससुराल पहुंचकर अपूर्वा का स्वागत तानों की बौछार से हुआ। व्यंग्यात्मक बाणों को सीने में दफन करके वह अपने कमरे की ओर बढ़ गई। शायद एक बेटी की यही नियति होती। ससुराल की रूखी रोटी अच्छी, मायके के 56 भोग पचाए नहीं पचते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।